एवरीवन इज स्टैंडिंग एट द एज और हम दूसरी एज को देखते रहते हैं, ये प्रॉब्लम। जो मेरी पर्सनल थिंकिंग है, मैं तो यही मानता हूँ कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में इतना प्रेशर डाल दिया जाता है मार्क्स को लेके, उस रेस को लेके, और आपको इंजीनियर बनना ही बनना है, मेडिकल यानी क्लियर करना ही करना है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मेंटल प्रेशर वो नहीं झेल पा रहे। मैं लाइफ को ना एक सर्कल की तरह मानता हूँ। आप यहाँ खड़े हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ। एक जो बंदा गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करके बहुत अच्छे लेवल पे ऑफिसर बन जाता है, उसको लगता नहीं यार खिलाड़ी की लाइफ ज़्यादा अच्छी। सोल्जर जो बहुत अच्छे लेवल पर पहुँच जाता है, जी जान एक देश को समर्पित कर रहा होता है, उसको लगता है नहीं यार वो हॉलीडे वाला जो अक्षय कुमार है ना, वो ज़्यादा अच्छा है, वो कम से कम लाइफ पे रिस्क तो नहीं ले रहा ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटर्स टॉक। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था एक्सपेरिएंशियल लर्निंग पे। हम लास्ट सेशन की तरह आज भी हमारे साथ हैं मिस्टर ज्योतिष। हेलो ज्योतिष। हेलो। तो लास्ट सेशन में हमारी बहुत हेल्दी एंड फ्रूटफुल डिस्कशन रही थी, उसी को हम आज भी कंटिन्यू करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो लास्ट सेशन हमारा बहुत हेल्दी और फ्रूटफुल रहा था, उसी को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि एक्सपेरिएंशियल लर्निंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस जो वर्ल्ड में फॉलो की जा रही हैं, उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। बेस्ट देखो, वैसे प्रैक्टिस तो कोई भी बेस्ट नहीं होती है। बेस्ट तो इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कितना अच्छा इम्प्लीमेंट कर रही है। अगर थियरीज की बात करें तो बहुत सारी थियरीज हैं जो बहुत सारे रिनाउंड स्कॉलर्स ने दी हैं। लाइक जीन पियागेट ने थ्योरी दी, कर्ट लेविन है, हमारे डेवे हैं, कॉल्ब साहब हैं, तो इन्होंने काफ़ी सारी थियरीज दी हैं। उनमें 4E है, 5E है, अब 6E 7E मॉडिफाई होते हुए ये थियरीज भी आ गई हैं। 4E और 5E normally talks about engage, explore, then explain and then extend. एक्सटेंड का मीनिंग होता है कि नॉर्मली जो भी एक्सप्लेन में पढ़ाया गया है उसको हम थोड़ा सा और ज़्यादा डेप्थ में विद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उसको एक्सटेंड करते हैं। और बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नासा अपने एजुकेशनल प्रोग्राम्स में 5E का यूज़ करता है, जिसमें फर्स्ट स्टेप इज़ एंगेज, देन एक्सप्लोर, देन एक्सप्लेन, फिर एक्सटेंड एंड देन इवेलुएट। तो 5E का यूज़ करता है नासा अपने एजुकेशनल प्रोग्राम्स में, जो उनके E-CLIPS के नाम से प्रोग्राम आते हैं। और ये बेसिकली उन्होंने डिज़ाइन किए हैं आपके K5 और ग्रेड 6 to 8 एंड देन 10 to 12th, 9 to 12th। इन सब बच्चों के लिए अलग अलग सेक्शंस में उन्होंने कोर्सेज और कंटेंट डिज़ाइन किए हैं। आपको नासा की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा ये सब, ठीक है। दे आर यूजिंग द कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच ऑफ जीन पियागेट, ठीक है। काफ़ी अच्छा है अगर थोड़ा सा किसी को स्टडी करना है, रिसर्च करना है, डीप डाइव करना है, तो नासा E-CLIPS की वेबसाइट पे हमें मिल जाएगा। तो मुझे बेस्ट लगता है वो, बिकॉज वहाँ से मैं खुद बहुत कुछ सीखा हूँ, तो सब लोग सीख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आता है जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए फेमस है, और उनका जो AFL का अप्रोच है दैट इज़ ऑल्सो अमेजिंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, बहुत अच्छा है उनका। तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट बेस्ट, तो इनको गो थ्रू करना चाहिए। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने में, या अगर मैं इनको इम्प्लीमेंट की तो हम बाद में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं टीचर्स का रोल जानना चाहता हूँ इस एक्सपेरिएंशियल लर्निंग में, कि ये प्रैक्टिसेस अब प्रूवन प्रैक्टिसेस हैं, तो कैसे उनको टीचर्स को इम्प्लीमेंट करना है, और टीचर का खुद का क्या रोल रहेगा उसके अंदर। देखो, सबसे पहले तो टीचर कौन है ये समझना बड़ा ज़रूरी है। एक्सपीरियंशियल वे में तो टीचर को भी 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना, ओके। जिसमें कॉल्ब साहब कहते हैं कि फैसिलिटेटर, टीचर का जो सबसे मेन रोल है दैट इज फैसिलिटेटर। टीचर इज देयर टू फैसिलिटेट यू, ही इज नॉट देयर टू गिव यू प्रीचेस, वो सिर्फ एजुकेशन को फैसिलिटेट कर रहा है। देन कम्स द रोल ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ठीक है ना। द सेकंड रोल ऑफ टीचर इज टू बिकम अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। वो जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसका वो पूरी डिटेल्स निकाल के आए और बच्चों को डिटेल्स दे। हम मान के चलते हैं कि टीचर इज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। देन कम्स द रोल ऑफ स्टैंडर्ड सेटर, ठीक है। टीचर स्टैंडर्ड्स को सेट करता है और वो बच्चों के लिए स्टैंडर्ड्स देता है कि ओके ये लर्निंग तब कंप्लीट होगी जब आप इसको अचीव कर लेते हैं, ठीक है ना। इन एक्सपीरियंशियल एजुकेशन ये टीचर का फर्ज बनता है कि वो स्टैंडर्ड सिर्फ मार्क्स के ना सेट करे, वहाँ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बड़ी ज़रूरी है। द फोर्थ रोल इज द कोच, जो बच्चे ने सीखा है क्या वो प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है।
नॉर्मली कोच वर्ड स्पोर्ट्स फील्ड में या इस तरह के प्रोफेशंस में ज़्यादा सुनते हैं जहाँ प्रैक्टिकली बच्चे कुछ करते हैं, ठीक है ना। तो कोच एक्चुअली वही पर्सन होता है जो आपको ऑन ग्राउंड हेल्प करता है टू अचीव द टारगेट्स, जो भी स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उनको अचीव करने में वो हेल्प करता है, दैट इज अ कोच। तो दीज आर द 4 डिफरेंट रोल्स ऑफ अ टीचर। तो 4 टीचर रखने पड़ेंगे इसके लिए? नहीं 4 टीचर नहीं रखने लग पड़ेंगे। नॉर्मली इट डिपेंड्स ऑन कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, और वहाँ किस तरह के रोल की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नॉर्मली एक टीचर में 4 गुण होने चाहिए, ओके, ठीक है ना। मुझे लगा 4 टीचर नहीं 4 टीचर नहीं रखने पड़ेंगे। एक टीचर में ये 4 गुण हैं तो वो संपूर्ण है, ठीक है ना। वो जहाँ पे फैसिलिटेटर की जरूरत है वहाँ एज अ फैसिलिटेटर बन के दिखाए, जहाँ पर एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनने की जरूरत है वहाँ अपनी बात को भी पॉजिटिवली रखे, ओके कि दीज आर द फैक्ट्स, ये कंटेंट कहता है, ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर बच्चे को रोके ना उसकी अपनी जर्नी करने से, उसकी अपनी यात्रा करने से वो रोके ना, तो वो उसको उसकी अपनी जर्नी में हेल्प करे, ओके। फिर स्टैंडर्ड्स उसके लिए सेट करे और फिर उसको कोचिंग दे, एक तरह से उसको कोच एज अ कोच अपना रोल प्ले करते हुए बच्चे को उसके टारगेट तक पहुंचने में हेल्प करे, ठीक है ना। अ टीचर इज वन हु डिसमेंटल्स हिमसेल्फ टू एनलाइटन अदर्स, बड़ी फेमस कोट है। तो टीचर का काम ये नहीं है कि वो सिर्फ बच्चे को बता दे कि व्हाट इज बेस्ट फिट फॉर यू। टीचर का काम है कि वो बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बना दे, ठीक है ना। लाइक वो बच्चे को इतना कर दे कि बच्चा कहीं पे भी जाए तो ही शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट ऑफ अचीविंग व्हाट ही वांट टू अचीव, ठीक है ना। एक कोच वही तो करता है, वो एक खिलाड़ी को इतना ट्रेन करता है कि वो उसको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन खिलाड़ी का एम एक ही होता है ना, खिलाड़ी को सिर्फ अपने खेल के ऊपर फोकस करना पड़ता है। और ऑल्सो अगर हम देखा जाए कि खिलाड़ी को मेकअप बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर हम स्टूडेंट के केस में देखेंगे तो ये 2 थ्योरीज कैसे मैच करेंगे हम लोग, क्योंकि कर जाएंगे, इट डिपेंड्स ऑन द स्टैंडर्ड्स दैट यू आर सेटिंग, ठीक है। बच्चे को अचीव क्या करवाना है। नॉर्मली अगर हम उसको सिर्फ ये कह दें कि ओके मार्क्स की दौड़ में भागना है तो बच्चे मार्क्स की दौड़ में भागेंगे। नॉर्मली हर स्कूल में यही हो रहा है, उनको बता दिया गया अच्छा भाई आपको 100 आउट ऑफ 100 लेने हैं, बच्चे भाग रहे हैं, उनका एक ही टारगेट है लाइफ का। अब वो तो डिपेंड करता है ना कि टीचर ने क्या स्टैंडर्ड सेट किए हैं, क्या टारगेट बच्चे को दिया गया है, ठीक है ना। तो क्या क्या स्कूल में जो हैकाथॉन्स होती हैं क्या वो मैराथन के बराबर नहीं है, कह सकते हैं, ठीक है। ओलंपियाड हो रहे हैं, ये सब चीजें क्या है, इट्स लाइक ओलंपिक्स ऑफ मैथ्स, ठीक है। कंपटीशन ही तो कर रहे हैं ना हम, कंपटीशन ही कर रहे हैं, वी नीड कोचेस। लेकिन वो अप्रोच को मैं गलत मानता हूँ, ठीक है ना। द पर्पस ऑफ एजुकेशन शुड बी समथिंग इनर, ठीक है। आपकी अपनी एजुकेशन के लिए अगर वो एजुकेशन है, आप खुद को अगर एनलाइटन कर रहे हैं या खुद की हेल्प कर रहे हैं, खुद को एम्पावर कर रहे हैं, तो वो एजुकेशन है। If you are doing it for others, doing it for marks, doing it for money, doing it for anything else, that is rubbish. टीचर का एक ही काम होना चाहिए, वो बच्चे को बताए कि why education is necessary for you only. आपके लिए एजुकेशन क्यों जरूरी है, that is most important part. क्योंकि मार्क्स से अभी मेरे को एक लेटेस्ट इंसिडेंट याद आ रहा है, तो आपने सुना होगा अभी कोटा में शुरू से ये सिलसिला चलता आ रहा है। मतलब कि वहाँ पे सुसाइड्स, वो क्या आपको क्या लगता है कि वो एक मेंटल प्रेशर है या वो ये हमारी एक एजुकेशन नीति का ही एक आउटकम है जो हम कोटा में देख रहे हैं? मैं रिवर्स क्वेश्चन आप पे डालता हूँ, आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, मेरे को जो मेरी पर्सनल थिंकिंग है, मैं तो यही मानता हूँ कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में इतना प्रेशर डाल दिया जाता है मार्क्स को लेके और उस रेस को लेके कि आपको IIT क्रैक करना ही करना है और आपको इंजीनियर बनना है, मेडिकल नीट क्लियर करना ही करना है। तो वो कहीं ना कहीं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेंटल प्रेशर वो नहीं झेल पा रहे, तो उसी के आउटकम है या उसी के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं हमें वहाँ पे देखने को मिल रहा है। सी लाइफ इज नॉट अ रेस, वी हैव मेड इट अ रेस। हमने मान लिया कि ये रेस है, इसमें भागते ही जाना है, ठीक है ना। मैं लाइफ को ना एक सर्कल की तरह मानता हूँ, आप यहाँ खड़े हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। मुझे लगेगा आप बहुत आगे हैं, आपको लगेगा मैं बहुत आगे हूँ, ये हो रहा है, ठीक है ना। एक जो बंदा गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करके बहुत अच्छे लेवल पे ऑफिसर बन जाता है, उसको लगता नहीं यार खिलाड़ी की लाइफ ज़्यादा अच्छी है, ठीक है ना। एक सोल्जर जो बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाता है और अपना जी जान एक देश को समर्पित कर रहा होता है, उसको लगता है नहीं यार वो हॉलीडे वाला जो अक्षय कुमार है ना वो ज़्यादा अच्छा है, वो कम से कम लाइफ पे रिस्क तो नहीं ले रहा ना एटलीस्ट, ठीक है। वो लोग तो भाई उसकी कर रहे हैं, ठीक है। और इसको लगता होगा कि यार हम क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे,
नो वन इज सेटिस्फाइड। ठीक है ना, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, एक्चुअल देश की सेवा तो वो कर रहा है। तो हम एक्चुअली दूसरी तरफ देख रहे हैं। एवरीवन इज स्टैंडिंग एट द एज और हम दूसरी एज को देखते रहते हैं, ये प्रॉब्लम है। आप कुछ भी कर रहे हैं, व्हाई यू फोकस ऑन अदर्स। पहले तो आप ये देखें कि आप क्यों कर रहे हैं, और दूसरा आपको क्या अचीव करना है, वो आपको कैसे सेटिस्फेक्शन देगा। अ स्टूडेंट शुड ऑलवेज थिंक अबाउट दैट। उसको दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए अपने आप को, उसको ये देखना चाहिए कि मैं अपनी जर्नी में कहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। ही शुड ऑलवेज फोकस ऑन हिज ओन जर्नी, ना कि वो दूसरों की जर्नी को देखता है। तो कोटा वाली जो प्रॉब्लम है ना, उसका प्रॉब्लम यही है, बच्चों का इंटरेस्ट है या नहीं है, इनर इंटरेस्ट है या नहीं है, वी डोंट नो। वो पेरेंट्स का प्रेशर है, उसके बाद कोचिंग वालों का अपना बिजनेस है, वो उसको बना देते हैं ऐसा, अच्छा भाई IIT नहीं क्लियर किया तो आपकी लाइफ खत्म। ठीक है ना, कभी किसी MLM वाले की मीटिंग अगर आपने सुनी हो तो वो कहते हैं भाई साहब यही जिंदगी है। उसमें मीटिंग में आप चले जाओगे, आपको ऐसा फील करा दिया जाएगा कि अगर ये प्रोडक्ट आप नहीं बेच पाए तो आप बेकार है, ऐसा फील करा देते या वो ये ऐसा बताना देते कि अगर आपने ये प्रोडक्ट बेच दिया तो ही आप अमीर बन सकते हो। हाँ, तो ही आप अमीर बन सकते हो, इसके अलावा कोई कुछ भी ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसे ही है। तो कोटा वाला केस भी यही है भाई, आप अगर नहीं क्लियर कर पाएंगे, जेई नहीं क्लियर कर पाएंगे तो भाई साहब आपकी जिंदगी खत्म है, ऐसा उनको एहसास करा दिया जाता है। इसलिए वो खुद ही जिंदगी खत्म कर लेते हैं। ठीक है, या फिर पेरेंट्स का इतना प्रेशर है, तुम्हारे ऊपर इतना पैसा लगा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, और फिर भी तुमने 1 नंबर से पीछे रह गए या 2 नंबर से पीछे रह गए, या कर नहीं पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे। ठीक है भाई, बाई चांस नहीं कर पाए, व्हाट हैपन्स, कुछ भी नहीं होता। एक टाइम के बाद आप देखेंगे सब लोग एक ही जगह मिल जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, वो कहते हैं ना कि शतरंज में शतरंज के जितने भी प्यादे होते हैं, चाहे वो सैनिक है, चाहे वो राजा है, चाहे रानी है, कुछ भी है, बंद तो एक ही डब्बे में हो जाना है उन सबको। खेल खत्म होने के बाद तो उनको एक ही डब्बे में बंद हो जाना है। तो इट्स लाइफ, हम सब। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन जो पूछने का पर्पस था वो ये था कि जो जैसे अब हम ये कोटा वाले इंसिडेंट्स देख रहे हैं, स्टूडेंट्स के अंदर एक अलग तरह का पागलपन देख रहे हैं फर्स्ट आने के लिए, मार्क्स के लिए, या प्रेशर बोल रहे हो, तो ये जो एक्सपेरिएंशियल लर्निंग है हमारी, ये कहीं ना कहीं उसको रिलीज करेगी, उससे स्टूडेंट को उससे ऊपर उठाएगी। देखो कर ही रही है ये तो, मतलब कि आप ये देखो ना कि ये पागलपन इंडिया में ही है, अदर कंट्रीज में तो हमने नहीं देखा कभी ऐसा पागलपन। बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज में जहाँ अच्छी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं, वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं ना, वो स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिकल एजुकेशन पे फोकस करते हैं। आप देखो ना, अगर यूट्यूब पे आप उठा लोगे ना, ज़्यादा चीज़ें छोड़ दो, ठीक है, बुक्स आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते उस चीज़ को छोड़ दो, जस्ट पिक अप द यूट्यूब और आपको डिफरेंस एक दिख जाएगा कि एक अगर साइंस का वीडियो किसी इंडियन ने बनाया और एक साइंस का वीडियो अगर किसी फॉरेनर ने बनाया तो उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है ना, एक फॉरेनर अपनी रिसर्च शुरू करता है और इंडिया वाला जो है वो जस्ट कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन ही कर रहा होता है। ठीक है ना, फॉरेनर जो है वो कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज कर रहे होते हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज कर रहे हैं वीडियोस में। दे आर नॉट आइंस्टाइन, दे आर नॉट न्यूटन, बट दे आर एटलीस्ट ट्राइंग टू चैलेंज द एस्टैब्लिश्ड। वो स्टार्ट प्रैक्टिकल से करते हैं, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स। डिफरेंट तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक चैनल में देख रहा था, ही वाज टॉकिंग अबाउट कि भाई स्पीड ऑफ लाइट तो आज तक किसी ने मेजर ही नहीं करी। ही वाज चैलेंजिंग द कॉन्सेप्ट्स। तो ये स्पीड ऑफ लाइट कहाँ से आ गई? ही सेज कि स्पीड ऑफ लाइट, वन साइडेड स्पीड ऑफ लाइट आज तक किसी ने नहीं मॉनिटर करी। जितनी भी रिसर्चेज आज तक हुई हैं सारी 2 साइडेड स्पीड ऑफ लाइट पे हुई है, यानी लाइट जा रही है और रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, तब वो सेंसर पे उसको हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से गई और वापस आई, उसको हमने मेजर कर लिया। वो बहुत सारे उसने अपने आर्गुमेंट्स रखे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइट स्लो स्पीड से जा रही है और इंस्टेंटली वापस आ रही है, हु नोज। और ऐसा भी हो सकता है कि वो कम स्पीड से जा रही है, ज्यादा से वापस आ रही है, वी डोंट नो। उसका कारण यही है कि जो एजुकेशन स्टार्टिंग से वहाँ लोग ले रहे हैं उसमें मार्क्स की दौड़ नहीं है, कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने की दौड़ नहीं है। ठीक है ना, तो एक्सपीरियंशियल एजुकेशन यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करती है। लास्ट वीडियो में भी हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जो जेई नीट ये सब क्लियर कर जाते हैं बिना कोचिंग लिए। क्यों कर जाते हैं? बिकॉज कुछ बच्चे शुरू से ही चीज़ों को प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, वो अपने कॉन्सेप्ट को इतनी डीपली ले जाते हैं कि उसके बाद उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि उनकी स्कूलिंग का फ़र्क हो।
स्कूलिंग से फ़र्क पड़ता है. स्कूलिंग इज़ लाइक प्रोबेबिलिटी बट इट्स नॉट 100% श्योर. ठीक है. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बचपन से ही देखते आए, पक्षियों को उड़ता देखते आए. वो उनके फादर एक नाविक थे, तो वो नाव में बैठते थे और देखते थे कि बर्ड्स आर फ्लाइंग, कैसे उड़ रहे हैं. जिज्ञासा, डिज़ायर टू नो, और जानना है, मुझे और जानना है. पायलट बनने के लिए गए, इंटरव्यू दिया, रिजेक्ट हो गया. ठीक है. तो अब वही बात है ना, IIT में नहीं पहुंच पाए, नहीं हो पाए भाई, नहीं बना था IIT तुम्हारे लिए, कुछ और कर लो ना. तो अगर ऐसा होता तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को तो उसी टाइम सुसाइड कर लेना चाहिए था जब वो पायलट नहीं बन पाए. अरे भाई, उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके लिए वेट कर रही थी. तो कहीं ना कहीं देखो, देश के राष्ट्रपति बने वो, अपना नाम इतना रोशन किया उन्होंने, हर चीज, मतलब कि आज लोगों के वो आइडल हैं हर चीज में. एक ऐसा पर्सन जिसके लिए कोई कंट्रोवर्सी नहीं है पूरे देश में. हर सक्सेसफुल पर्सन से लोग कटते हैं, कंट्रोवर्सी होती है, पर वो एक ऐसे पर्सन जिनसे हर कोई प्यार करता था. तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए भी एक मैसेज है कि अगर आप कहीं पे सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ आपके लिए वो बनी है. हो सकता है कि वो उससे बड़ी चीज़ आपके लिए इंतज़ार कर रही हो आपका. ऑब्वियसली सी बात है. मतलब कि सुसाइड इज नेवर एनी ऑप्शन. इट इज नेवर एनी ऑप्शन. नहीं बनी भाई वो चीज़ आपके लिए, ट्राई समथिंग एल्स. स्टीफन हॉकिंस को तो फिर तो सुसाइड पहले ही कर लेना चाहिए था. निक वुचकिक को कर लेना चाहिए था. अरुणिमा सिन्हा को कर लेना चाहिए था. लाइफ खत्म हो गई थी इन लोगों की. किसी की एक डिजीज ने लाइफ खत्म कर दी, किसी की एक एक्सीडेंट ने लाइफ खत्म कर दी. सुसाइड इज नॉट एनी ऑप्शन. नहीं हो पाए. मैं नहीं एक एग्जाम दे पाया था. मेरी अपनी लाइफ का एक ट्रुथ ऐसा है. तो कोई ना, मेरा एक एग्जाम था, तो BCom फाइनल ईयर की बात है. मुझे लगा कि ये एग्जाम तो कल है. मैं आराम से मस्ती में हूँ. जब एग्जाम खत्म हो गया तो फ्रेंड्स का फोन आया, ज्योतिष तू आया नहीं आज. मैं कहा क्यों, आज क्या है भाई. कह रहा आज पेपर था. आज था क्या. ये तो नेग्लिजेंस हो गया. व्हाटएवर. मतलब कि लाइफ तो नहीं रुकी ना. लाइफ नहीं रुकी. तो मेरा तो बहुत कुछ उस पर डिपेंडेंट था. मेरा अगला एडमिशन उसके बेस पे हो चुका था MBA में, जो मैं नहीं जा पाया बिकॉज अब मेरा 1 साल ड्रॉप हो गया वहाँ पे. बट स्टिल लाइफ ने और बहुत कुछ सिखाया. उस फेलियर ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ. मतलब कि इतना कुछ सीखा उस ड्यूरेशन में जो कोई वैसे नहीं सीख सकता था मैं. वो 1 साल जो स्ट्रेस था दिमाग में, और उसने जो कुछ नई चीज़ें करने पे मजबूर किया, नई चीज़ें ट्राई करने पे मजबूर किया. वी केप्ट ऑन ट्राइंग. बिकॉज़ लाइफ गोज ऑन, लाइफ कभी रुकती नहीं है. लाइफ कीप्स ऑन गोइंग. बड़ा ट्रेजिक कुछ हो जाए ना, तब भी लाइफ कीप्स ऑन गोइंग. आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए. तो बेसिकली अब निकल के यही आता है कि एक्सपोनेंशियल लर्निंग जो है हमारी कहीं ना कहीं इस चीज़ से हमें बहुत ऊपर लेके जाएगी. जो मेंटल प्रेशर है हमारा, जो हमारी सोच है पुरानी एजुकेशन को लेके कि मार्क्स ज़रूरी हैं, रैंक ज़रूरी है, पोजीशन ज़रूरी है. तो बेसिकली इन सब से चीज, रैंक, पोजीशन, सब चीज़ ज़रूरी है अगर आपको उधर जाना पसंद है तो. इफ़ यू रियली थिंक अबाउट क्रैकिंग सम एग्जाम, गो एंड क्रैक इट. बट अपने लिए, ना पड़ोसियों को दिखाने के लिए, ना माँ बाप के लिए, ना और किसी भी चीज़ के लिए. अगर आपको लगता है कि मुझे IAS बनना है और बन के देश का भविष्य सुधारना है, बनो IAS. गो एंड क्रैक द एग्जाम. डेस्परेटली गो एंड क्रैक द एग्जाम. बट आपको लगता ही नहीं, फीलिंग ही नहीं आती. व्हाट इज द यूज ऑफ दैट. हमारे आचार्य प्रशांत जी IAS करने के बाद भी, IAS क्रैक होने के बाद नहीं ज्वाइन करते, फिर IIMS में एडमिशन ले लेते हैं. IIMS के बाद उनको अच्छा पैकेज ऑफर हो रहा है तो वहाँ नहीं जाते. उनको लगा ही नहीं कि भाई मुझे ये करना. ठीक है. उनका अपना एक अलग ही विजन, एक अलग ही सोच थी. ठीक है. उन्होंने वेदांत को जो है एक्सपैंड करना शुरू किया इंडिया में. ठीक है. उसकी नॉलेज को स्प्रेड करना शुरू किया. मतलब ये यू शुड बी कनेक्टेड टुवर्ड सम गोल. गोल आपका क्या है वो आप ही को पता है. इट इज़ अबाउट योर इनर जर्नी. ठीक है ना. और वो तभी होगा जब आप चीज़ों को 360 डिग्री से सोचना शुरू करते हैं. ठीक है ना. क्रिटिकल थिंकिंग आप रखते हैं. आप उसको वन साइडेड नहीं देखते, दूसरा साइड भी उसका देख के चलते हैं. दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट. आपने बात की वेदों की, पुराणों की, तो
इसमें से क्या हम सीख सकते हैं एक्सपेरिएंशियल लर्निंग की वे से, या कोई जेनरिक आप कोई एग्जांपल देना चाहो अगर उसका, क्या मतलब ये यूज़फुल है ये चीज़ें? देखो कुछ हद तक तो यूज़फुल हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ वेदों के बारे में, कुछ थोड़ा बहुत स्टडी भी किया है। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं ज्ञाता हूँ, बट जितना मैंने स्टडी किया है उसके कुछ पार्ट्स बहुत यूज़फुल हैं, बट कुछ पार्ट्स बहुत आउटडेटेड हैं। ठीक है ना, वो उस समय जब लिखे गए, उस समय का साइंस क्या था, उस समय की क्या रिसर्चेस थी। देखो बेसिकली कोई भी चीज़ दुनिया में हो रही है ना, दैट इज़ बेस्ड ऑन रिसर्च। मेरा जो अपना ओपिनियन है ना, मतलब कि चाहे वो वेद थे, चाहे वो वेद व्यास जी थे, कोई भी थे, वो मतलब कि दे वर लाइक एक्सप्लोरर्स और रिसर्चर्स। ठीक है ना, बट वो इतने डीप रिसर्चर थे कि उन्होंने उस समय के हिसाब से बहुत कुछ खोजा, बहुत कुछ निकाला, फिलोसफिकल डेवलपमेंट बहुत की, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत करी। ठीक है, उसके लिए कुछ स्टोरीज़ का यूज़ करते हुए लोगों तक मैसेज जाए और बहुत डेप्थ तक मैसेज जाए। तो एक बहुत क्रिएटिव बहुत ज़्यादा थे। ठीक है ना, हमारी जो लैंड रही है ना, वो क्रिएटिव्स बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे लोग। आप देखते हैं मंदिरों में जो मूर्तियों का लेवल है, मतलब कि फॉरेनर्स भी अमेज्ड हो जाते हैं उनको देखकर कि क्या लेवल था, मतलब कि उस समय भी क्रिएशन का। ठीक है, क्या लेवल था क्रिएशन का, क्या बैलेंस्ड बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, कितने उनके डिजाइन्स, मतलब कि कई बार तो ज्योमेट्रिकली भी बहुत एक्यूरेट होती हैं। 90 डिग्रीज पे उसके सन की जो है रेस पड़ रही हैं, या किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे सन की रेस पड़ रही हैं, मतलब कि ज्योमेट्रिकली बहुत एक्यूरेट थे। कंस्ट्रक्शंस भी बहुत प्रिसाइज हैं कुछ आप चीजें। तो मतलब कि देखो साइंस तो बहुत डेवलप थी उस समय बिल्कुल, बट हम अगर कहें ना कि वो साइंस आज की मॉडर्न साइंस के लिए कहीं कुछ रूपरेखा तैयार कर रही थी, तो ये बिल्कुल बकवास है। जबरदस्ती कोरिलेट ना किया जाए चीजों को तो अच्छा है। ठीक है ना, ठीक है, उस समय की साइंस, उस समय का जो ज्ञान था वो अपने हिसाब से एडवांस थे और उन्होंने बहुत सारी चीजें दी हैं दुनिया को। बट यस, वेदों के अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो उसमें कुछ जगह वो इंद्र देवता की बात कर रहे हैं, सन गॉड की बात कर रहे हैं, या और बहुत सारे देवी देवताओं की बात कर रहे हैं, जो आज के साइंस के पैरामीटर्स से तो नहीं मैच खाता है, मेल नहीं खाता है। बट यस, जब वो अपनी इनर जर्नी की बात करते हैं तो वो चीज़ें आज भी उतनी एक्यूरेटली एस्टेब्लिश होती हैं। श्रीमद् भगवद गीता के जितने भी श्लोक हैं आज भी लगभग 90% अपना रेलेवेंस रखते हैं। ठीक है ना, जो भी बातचीत कही जाती है, चाहे कार्मिक यात्रा की बात है या कुछ भी है, वो सब चीज़ें रेलेवेंस रखती हैं और लोग ऑब्जर्व करते हैं अपनी लाइफ में कि यस द थिंग्स आर वर्किंग। बट यस, बहुत सारी चीज़ें आउटडेटेड भी हैं। हम ये आंख बंद करके ये नहीं मान सकते कि द 100% नॉलेज इज रेलेवेंट टुडे। ठीक है, अभी वही आचार्य प्रशांत जी की मैं बात कर रहा था, तो वो कहते हैं कि उसमें से जो वेदांत है, वेदांत यानी जो उसका जो निचोड़ है, जो उसका सार है, जो निष्कर्ष है, ठीक है, वो उसी पे मेन एम्फेसिस करते हैं कि ओके, फोकस ऑन वेदांत। ठीक है ना, सारे पे जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फोकस ऑन वेदांत, बिकॉज ये वो क्रक्स है जो निकल के आता है वहाँ से। तो एक अलग ही पर्सपेक्टिव से हमें दुनिया को देखना चाहिए। ठीक है, मैं नहीं कहता कि भाई जस्ट किसी एक पर्सन के हिसाब से आप अपने ओपिनियन बनाएं। यू शुड ऑलवेज लिसन टू मल्टीपल पीपल, यू शुड ऑलवेज रीड मल्टीपल बुक्स। आप इधर की बात सुन रहे हैं तो उधर का भी सुने, उधर की सुन रहे हैं तो इधर का भी सुने। ऑलवेज टू साइडेड चीज़ें देख कर फिर जाके आपको एक ओपिनियन बनाना चाहिए। अच्छा, इनर लर्निंग की अगर हम बात करें, इनर लर्निंग जो है ये बड़ी डीप कॉन्सेप्ट है, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। अगर रिलीजियस वे में अगर हम बात करें तो बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। लर्निंग वे से अगर हम बात करते हैं, अगर मैं सिर्फ इनर लर्निंग को ये मान के चलूँ कि स्टूडेंट्स, अगर मैं चिल्ड्रन के लिए बात करूँ, वो उन लोगों के लिए अगर हम उसको रिलीजन के साथ ना जोड़ते हुए सिर्फ मैं बात करूँ इनर लर्निंग की, अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को एक लेवल पे लेके जाने के लिए, अपने आप को एक ऐसा स्टेबल ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए जहाँ से वो चीज़ें एक अलग तरीके से देखना शुरू करें। तो ये इनर लर्निंग जो है ये डेवलप कैसे होती है, और अगर बात करें कि कितनी ज़रूरी है स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव, आपको क्या लगता है क्या होती है इनर लर्निंग? देखो बेसिकली मैं जो इनर लर्निंग से समझ रहा हूँ, मीनिंग किसी भी चीज़ की इनर लर्निंग एक डिफरेंट तरीके से हो सकती है। सपोज अगर मैं बात करता हूँ रिलीजन की, तो रिलीजन में आपको अपने खुद के अंदर झांकना पड़ेगा, मतलब आपको अपने अंदर से ऑब्जर्वेशंस निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वो जाके एक आप रिलीजन के उसमें चले गए। ठीक है, वो सोलफुल जो चीज़ें हैं, ठीक है, आत्मा ध्यान, आत्मिक अध्यात्म वे, तो वो इनर लर्निंग में वो समझ रहा हूँ वो चीज़।
अब मैं इनर लर्निंग, अगर मैं स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से अगर मैं जो बात करूँ, अपने अंदर से कुछ चीज़ें जो छुपी हुई हैं उसकी, उनको वो कैसे निकाल सकता है, उनको वो कैसे शार्प कर सकता है, जो चीज़ें उसको अभी पता ही नहीं है अपने बारे में, वो कैसे, मतलब क्या इसमें, अगर मैं इसको फिर अगेन जो है घुमा फिरा के एक्सपेरिएंशियल लर्निंग पे ही लेके आऊँगा कि क्या वो एक्सपेरिएंशियल लर्निंग से अपनी इनर लर्निंग को। यहाँ एक क्वेश्चन और डालता हूँ मैं आप पे, अल्बर्ट आइंस्टाइन और वेद व्यास जी में क्या कोरिलेशन बिठाते हैं आप? अल्बर्ट आइंस्टीन और वेद व्यास जी। अल्बर्ट आइंस्टीन तो बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, ठीक है, और वेद व्यास जी हैं जो वो भी एक अच्छे रिसर्चर थे, जैसे उसने बात की। दोनों में कॉमन चीज़ ये थी कि वो कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। एक तो यही चीज़ थी कि वो उन्होंने एक चीज़ उनके डेवलप अपने आप खुद से चीज़ें ढूंढनी शुरू की, खुद से चीज़ें खोजनी शुरू की, और वहाँ से ये एक रिलेशन बनता है उन दोनों के बीच में। देखो नेम्स का ही डिफरेंस है, बिल्कुल, ठीक है ना। पहले जो लोग बहुत ज़्यादा इनर जर्नी या आउटर जर्नी जो भी करते थे उनको ऋषि कह दिया जाता था, ठीक है। वो अर्जुन को वो एंड अरो में ट्रेन करते हैं, उसको अपना धनुर्विद्या में ट्रेन करते हैं हमारे द्रोणाचार्य जी, ठीक है ना। तो ये थोड़ी ना कि कुछ ऐसा हो गया होगा कि वो तीर ही बड़े जादुई हो गए होंगे, प्रिसाइजली लाइक एक साइंटिफिक अप्रोच रही होगी, किस एंगल से आपको निशाना साधना है और किस वो एयर का एंगल और ये सब चीज़ें, ठीक है ना। वो सब चीज़ें आज भी लोग ट्राई करते हैं और होती भी हैं। जैसे अब अर्जुन 10-15 तीर एक साथ चला सकते थे, आज भी लोग कर लेते हैं। तो वो एक आर्ट थी ना, वो एक साइंटिफिक पैरामीटर्स पे टेस्टेड कुछ था कि भाई ओके ये प्रिसीजन रहेगी, ठीक है, इस एंगल का जो है हमारा वो रहेगा, ये कंडीशंस रहेंगी, उसकी इतनी जो है वो प्रत्यंचा इतनी टाइट होगी और इस हिसाब से हम उसको चलाएंगे तो 10 तीर चले जाएंगे और अपने अपने एंगल पे चले जाएंगे। जस्ट लाइक नीरज चोपड़ा, वो अपना जब वो फेंकते हैं ना तो 45-43 डिग्री का एंगल मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है। वो एक एंगल बड़ा मायने रखता है उनका, ठीक है, और वो एंगल की वजह से ही लेंथ तय होती है। तो ऑब्वियसली द्रोणाचार्य जी, वेद व्यास जी अपने टाइम के साइंटिस्ट रहे होंगे, ठीक है ना। वो एक्चुअली नाम दे दिया गया कि तपस्या। तपस्या का असली अर्थ है कि आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन पैदा हो जाए कुछ करने की। वो ठीक है, दुनिया से फैक्ट्स को छुपाया जाता था उस समय ताकि ये चीज़ें कॉमन ना हो जाए, तो नाम दे दिया जाता था कि अर्जुन तपस्या पे गए और वहाँ से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरो लेकर आए, ऐसा एरो लेके आए जिसमें इतनी ताकत है। वो एक्चुअली तपस्या ये होती होगी कि वो जाते होंगे और उसके लिए रिगरस प्रैक्टिस करते होंगे, इतनी प्रैक्टिस करी होगी जितनी किसी ने नहीं करी होगी, और उस प्रैक्टिस ने उनको वो पावर दी होगी। मैं तो ये मानता हूँ कि सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, देयर शुड नॉट बी एनी कंट्रोवर्सी ऑन दैट, ठीक है, बिकॉज कुछ नहीं पता कब किस बात पे लोग भड़क जाएं, ठीक है ना। बट यस, आई बिलीव इन प्रैक्टिस, आई बिलीव इन द ट्रेनिंग्स और आई बिलीव इन साइंस, ठीक है। तो वो चीज़ें ऐसी नहीं रही होंगी जैसी हमें बताई गई, उसको एक्चुअली पर्दा डाला गया ताकि हर कोई उस आर्ट को ना ले ले। एक रीज़न ये हो सकता है, मे बी, मुझे नहीं पता, मेरा अपना ओपिनियन है कि मे बी ऐसा हुआ होगा, बट यस इट वाज प्रैक्टिस, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो ऐसी शक्तियाँ उनके पास आई और ऐसे उन्होंने कुछ हथियार प्राप्त करे। वो केमिकल्स का ही कॉम्पोजिशन रहा होगा उस समय भी कि कोई तीर ऐसा हो जाता होगा कि भाई वो जाके कहीं ब्लास्ट हो जाए, उसने 10,000 की सेना मार दी या 5,000 की सेना मार दी। ऑब्वियसली सी बात है कि केमिकल्स आज एग्जिस्ट करते हैं, तब भी एग्जिस्ट करते थे और तब भी लोग उनके साथ छेड़छाड़ करते रहते थे, खेलते रहते, देखते थे कि कौन सी चीज़, हाँ उतनी एक्यूरेसी नहीं थी हमारे पास, हमारे पास कोई पीरियोडिक टेबल नहीं था उस समय, बट यस चीज़ें ऑब्जर्व तो हो रही थी, ग्रहों की दिशा तो उस समय भी जान ली गई थी, अणुओं का भी उस समय ज्ञान हो गया था कि मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स की वजह से अणुओं से सारा संसार बना है, इतना ज्ञान तो उस समय भी लोगों ने ले लिया था। बट हाँ, उसका रेलेवेंस नहीं है आज की मॉडर्न साइंस से, बिकॉज अब साइंस एक बहुत अलग लेवल पर है, ठीक है। अब बहुत ही प्रिसीजन का काम है, बहुत एक्यूरेसी का काम है साइंस में, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन था ना कि इनर जर्नी का मतलब यही है कि आपको क्या अचीव करना है, आपका टारगेट क्या है, ठीक है ना, और उसमें एजुकेशन आपको कहाँ हेल्प करती है।
वो आपको पहचानना है। और दूसरा क्वेश्चन जो मैंने डाला कि अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड वेद व्यास जी, वो एक ऋषि थे, वो एक साइंटिस्ट हैं, बट ऋषि और साइंटिस्ट सिर्फ वोकैबुलरी का हेर फेर है और समय का हेर फेर है। दोनों ही रिसर्चर हैं, दोनों ही डीप डाइवर है, ठीक है ना। वो जिस चीज़ में घुस गए उसमें इतना डीप डाइव किया, इतना डीप डाइव किया कि उन्होंने दुनिया को हिला के रख दिया, दुनिया को ऐसा ज्ञान दिया जो लोग सदियों तक याद रखें, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें, जितनी इन्फॉर्मेशन उस समय रही होगी वैदिक कल्चर में, वैदिक एरा में, उतनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दी। अब वो 3000-4000 साल के बाद कुछ चीज़ें लगता है नहीं रेलेवेंट है आज की डेट में, उतने को हटा दो, ठीक है। उसी तरह से आइंस्टाइन की चीज़ें भी, अब कुछ चीज़ें आज गलत होना साबित हो रही हैं, कुछ चीज़ें अगले 100 साल में कुछ चीज़ें लगेगा नहीं वो तो गलत बोल गई। उसका मतलब ये नहीं होता कि पूरा आदमी गलत हो गया, कुछ चीज़ें रेलेवेंट रहेंगी, कुछ नहीं रहेंगी। हाँ, जो रिसोर्सेज थे, जो कंडीशन थी उस टाइम पे, एग्जैक्टली उन्होंने समय की नॉलेज के अनुसार जो भी उन्होंने उस समय का डाटा रहे होंगे, स्टैटिस्टिक्स जो रहा होगा उसके हिसाब से। नेचर भी बहुत तरीके से चेंज हो रही है, नेचर चेंज हो रही है, इवोल्यूशन हो रहा है। उस समय प्रूवन चीज है कि देयर वर 6 काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है ना, देयर वर 6 काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ये तो प्रूवन चीज है ना, थियरी ऑफ एवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं, हमें पता है, ठीक है। इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स भी आ चुके हैं, और हमारे वो नोवेल युवा हरारी, नोवेल युवा हरारी एक ऑथर हैं जिन्होंने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड लिखी, और उस पर बहुत डिटेल में उन्होंने बात करी कि देयर वर 6 डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो वो हम पढ़ते हैं एक्चुअली अपने वैदिक कल्चर में भी। कोई गंधर्व था, कोई नाग जाति का था, कोई मानव था, कोई वानर था, कोई ठीक है ना, 6-7 तो हम भी पढ़ते हैं, ठीक है। वो उनके चेहरे अलग अलग थे, कोई दानव था, कोई मानव था, ठीक है। वो एक्चुअली थे तो सब ह्यूमन बीइंग ही। रावण था चाहे राम थे तो ह्यूमन बीइंग ही, बट यस उनको अपना जो कलर्स और जो उनके बिहेवियर और जो अदर एट्रीब्यूट्स रहे होंगे उसकी वजह से उनको डिफरेंट कैटेगरीज में रखा जाता होगा, ठीक है। सिमिलरली वानर रहे होंगे, ठीक है, वो सुग्रीव और ये सब लोग वानर हो, वाकई में ही ये ह्यूमन ब्रीड रही होगी जो थोड़ा सा उनके जैसे रिस्पॉन्ड करते होंगे, ठीक है ना। हम आज भी पढ़ते हैं कि चिंपैंजी हमारे एंसेस्टर हैं और ये सब चीज़ें, और 6 डिफरेंट टाइप के थे, वो तो प्रूवन चीज़ हम पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी। तो रेलेवेंस कुछ तो है, ठीक है। ये चीज़ तो मेरे को बिल्कुल ही रेलेवेंट लगती है कि बात आती है हमारे वेदों में और हमारे उपन्यासों में और इन सब में बात आती है कि कोई गंधर्व, नाग, मानव, दानव, ठीक है, देवता और यक्ष, कुछ भी कह सकते हैं, वो कोई भी नेम हो सकता है उसका, वो डायरेक्ट रेलेवेंस मुझे नहीं पता था या नहीं था, बट हाँ कहीं ना कहीं कॉरिलेट कर सकते हैं मैंने डाटा उसको, कुछ है कुछ नहीं। तो ये था एक इनर लर्निंग के ऊपर एक हमारी छोटी सी चीज़। अच्छा, आज थोड़ा सा मैं दूसरी साइड लेके जाना चाहता हूँ टॉपिक को। आज के टाइम में जो इंडस्ट्री है वो बहुत डेवलप्ड है और बहुत एक अलग लेवल के ऊपर चल रही है। लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि जो हमारी एजुकेशन का लेवल है और जो इंडस्ट्री का जो आज का लेवल है उसमें गैप बहुत है, देयर इज अ बिग गैप। जो हम पढ़ा रहे हैं उनके काम नहीं आ रहा, जो वो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में हमें नहीं पता। तो ये जो गैप है, इस गैप को कितना टाइम तक हमें और झेलना पड़ेगा और ये कब तक ऐसा चलेगा, और मतलब ये क्या, क्योंकि देखो मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, नाम भले ही ज्योतिष है, बट मैं ये नहीं बता सकता कि कितने टाइम तक नहीं झेलना होगा। हाँ। जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आज, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है, मुझे नहीं लगता अगर ये हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो अगले 50 सालों में भी हम वो गैप कवर कर पाएंगे। ये तो आप हंस रॉलिंग से पूछो, वो बहुत अच्छे रिसर्चर हैं, बहुत ही डेटास लेकर आते हैं और आपको एक्यूरेटली बता देंगे कि इतने टाइम पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व की नहीं, मैं एक्चुअली जानना आपसे ही चाह रहा था। देखो वो क्या होता है ना कि आपने चलना शुरू कर दिया, मैंने आपको कहा कि दिल्ली चलना है, ठीक है ना, लेकिन हमने व्हीकल नहीं डिसाइड किया या स्पीड नहीं डिसाइड करी, तो हम नहीं पता लगा सकते, ठीक है। हमें पता ही नहीं कि क्या स्पीड हमारी रहेगी। तो बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या हमारी एक्सपेरिएंशियल लर्निंग है, ये इम्प्लीमेंट होती हैं तो देखो इम्प्लीमेंट तो हो चुकी है, मतलब पार्शियली हुई है, हाँ, मतलब कि हो रही है, वो फेजेस में हो रही है, चल रहा है उसका कुछ प्रोसेस धीरे धीरे करके हो रहा है। लेकिन अब वही है ना, गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, विल पावर कितनी है और सिस्टम कितनी जल्दी उन चीज़ों को अडैप्ट नहीं ओवरकम हो जाएगा ये चीज़ें आने से, कह नहीं सकते।
अभी उसमें इतनी आपको अभी विजिबिलिटी तो कितनी नजर आ रही है? ड्राफ्ट है, अगर हम एक वाइडर एस्पेक्ट से देखें तो एक ड्राफ्ट है, हमें कुछ नहीं दिखता अभी उसमें। और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हम अपने लेवल पे बात करें तो अपने लेवल पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे, मैं कहूँ कि बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और प्लस बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हैं। बट अब वही है ना, 1000 में से अगर एक प्रयास कर रहा है तो वो कितनी दूर तक जा पाएगा, अभी हम कह नहीं सकते कि उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। मतलब कि 1000 में से 100 करने लग जाएं तो हम कह सकते हैं बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो जाएगा। बट अभी बहुत बुरे हालात हैं, अभी हालात सुधरने में टाइम तो लगेगा ही। बस यस, जो पर्सन एक्सपीरियंशियल लर्निंग की इंपॉर्टेंस को समझ के अपने बच्चों को उस तरह की एजुकेशन दिला दे, उसके बच्चे का भविष्य सिक्योर है। यही मैं जानना चाह रहा था, उसके बच्चे का भविष्य सिक्योर है। मतलब कि वाइडर पर्सपेक्टिव में क्या होगा, वी कैन नॉट से एनीथिंग। हाँ, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। इंडिविजुअल की हम बात करें, इंडिविजुअल के ऊपर तो देखो बहुत कुछ डिपेंड करता है। इंडिविजुअल तो कुछ भी कर सकता है ना। एक गरीब से गरीब देश का बंदा भी वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बन सकता है। इंडिविजुअल के हाथ में तो ज्यादा पावर है बजाय कलेक्टिव सबके हाथ में मिला ले तो। क्योंकि इंडिविजुअल भी परफॉर्म तभी करेगा जब उसके हाथ में कोई टूल्स होंगे, उसके देखो पास वही ना, अब उसको डिसाइड करना होगा कि किस तरह की एजुकेशन लेनी है। उसको डिसाइड करना होगा कि मेरे को मार्क्स की दौड़ से बाहर निकल के एक सिस्टमैटिक एक्सपीरियंशियल एजुकेशन लेनी है। और उसके लिए फिर वो सर्च करेगा कि कहाँ उस तरह के स्कूल्स हैं, कहाँ उसके कॉलेजेस हैं या कहाँ उसके इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, उसकी रिसर्च करेगा तो फिर जाके उसको वो मिलेगी। ठीक है ना, गुरु तो ढूंढना पड़ेगा ना उसको। तो जैसे कि हम बात करें आईटी सेक्टर की, अभी जैसे आईटी सेक्टर की मुझे कोई भी अगर एक कंपनी हायर करती है आज के टाइम पे, तो मेरा जो पढ़ा हुआ है वो उसके किसी काम नहीं आएगा। ठीक है, आएगा नहीं ना, क्योंकि आपने जो स्कूल्स में पढ़ा, आपने जो अपने कॉलेज में पढ़ा है ना, वो बड़ा ही बेसिक है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक। इसी के ऊपर मैं आ रहा हूँ कि वो चीज़ें जो मैंने पढ़ी हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ जाके पता लगता है हो ये तो आउटडेटेड है। वहाँ जाकर पूरी ट्रेनिंग आपकी नए सिरे से होगी। अब दूसरी चीज़ है कि अब आज सपोज मैं एक कॉलेज में हूँ, अभी एक ऑनगोइंग स्टडी कर रहा हूँ, आज के टाइम पे मैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग को अपने साथ जोड़ लेता हूँ, इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि आई वुड बी इंटरेस्टेड? हाँ, हो जाओगे ना, काफ़ी हद तक तो हो जाओगे, बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब कि डिपेंड करता है ना कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं और आप जो सीख के आ रहे हैं वो क्या सीख के आ रहे हैं। ठीक है ना, देखो इम्पैक्ट तो आता ही है ना जब आपने प्रैक्टिकली अगर बात करें, डिफरेंस तो रहेगा। डिफरेंस तो जरूर ऑब्वियसली रहेगा ना, ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि अगर आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है, चाहे वो मूक लेवल पे ही किया है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, फायर सेफ्टी ट्रेनिंग अगर मैं आपको देता हूं, आपको बता देता हूं कि दिस इज़ द फायर एक्सटिंग्विशर, और फिर ये इसमें जो कॉन्सेप्ट है PAWS का भी, इसको आप सबसे पहले पुल करेंगे और फिर वगैरह वगैरह। आपने करके कभी भी नहीं देखा, अचानक से आग लग जाती है, आपने करके कभी देखा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं क्या करना है। लेकिन अगर एक स्कूल में उसकी एक मॉक ड्रिल करवाई हुई है कभी, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो मॉक ड्रिल है, तो आप इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करोगे। मतलब उससे तो अच्छा ही रिस्पॉन्ड करोगे। उससे तो अच्छा ही रिस्पॉन्ड करोगे ना। अच्छा, एक चीज़ मेरे ना बहुत टाइम से दिमाग में चल रही है, क्या एक्सपोनेंशियल लर्निंग थोड़ी स्लो है? स्लो तो है, इट्स टाइम टेकिंग। ओके, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? और इसका मतलब इसके कॉन्सिक्वेंसेज यही हो सकते हैं कि जो नंबर ऑफ टॉपिक्स का कम कवर होते हैं, बिकॉज हम एक एक टॉपिक पे ना बहुत टाइम लगाते हैं। समटाइम्स सिंगल टॉपिक पे ही 10-10, 15-15, 20-20 दिन निकल जाते हैं, है ना। और समटाइम्स पेरेंट को ऐसा लगता है कि स्कूल में कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना, ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन जनरली नॉर्मल स्कूल से ज़्यादा मेहनत हो रही होती है, ठीक है, नॉर्मल स्कूल से या नॉर्मल इंस्टीट्यूट से ज़्यादा मेहनत हो रही होती है, बिकॉज हम एक ही टॉपिक पे अटके रहते हैं। अब वो टाइम टेकिंग इसलिए है ना, बिकॉज मैं आपको कार चलाना सिखा रहा हूँ और आपको एक्चुअल में कार में बिठा रहा हूँ और आपको लेके जा रहा हूँ, बेटा चला। अगला तो कॉन्सेप्ट में इंजन पे तो तब आऊँगा ना, या इंजन की डेप्थ तो मैं तब बताऊँगा ना जब तेरे को थोड़ा बहुत चलाना आ जाएगा एटलीस्ट, ठीक है ना, इसको एक्सपीरियंस तो कर लेना। कहने वाले कह देंगे जी हमारे बच्चे को तो एक हफ्ते में ही उसने कार का सब कुछ बता दिया और इंजन भी दिखा दिया, 20 घंटों में गाड़ी चलाना सीखी। हाँ, इंजन भी बता दिया, ये भी बता दिया, वो भी बता दिया। अरे बता तो दिया, किया कितना। अच्छा, यहाँ मैं बीच में रोकूंगा। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें फ़नी होती हैं। 30 दिन में इंग्लिश बोलना सीखें,
भाई कोई कोई मेडिसिन आप भी इंग्लिश इंस्टीट्यूट चलाते हैं क्या? कोई मेडिसिन आपने अब तक ऐसी बनाई है कि? नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल तक। तो आपके पास है तो नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बड़ा कॉमन सा है 30 दिन में इंग्लिश बोलना सीखें क्या? मतलब कि आप इतने टाइम से स्पोकन इंग्लिश के अपने इंस्टीट्यूट में चलाते आए हैं, तो क्या लगता है कि आपको कि 30 दिन में आपने किसी को बोलनी सिखाई है इंग्लिश? 30 दिन में तो हम उन लोगों को भी नहीं सिखा सकते जिनका बेस बहुत अच्छा है, जिनके टेंसेस भी क्लियर हैं, जिनका। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे इंस्टीट्यूट्स के बारे में? आपके लिए क्या शब्द है? नहीं, वो तो देखो एक मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है, अदरवाइज उनको खुद को भी पता है कि हम नहीं कर पाएंगे ये। तो ये चीजें 30 दिन में टॉपिक्स तो कवर हो जाते हैं सारे। 30 दिन में वो टॉपिक्स कवर होना, टेंस हो जाएगा, एक्टिव पैसिव हो जाएगा, मोडाल्स हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा 30 दिन में। नहीं, लेकिन उससे आप ये नहीं कह सकते ना कि हम सीख गए हैं। वो सीखना। अच्छा, क्या वो टॉपिक्स याद हो जाते हैं 30 दिन में? जैसे मोडाल्स हमने 30 दिन में करा दिया। नहीं, देखिए ऐसा है कि जिस दिन किए होंगे उस दिन तो याद रहेंगे। अगर मैं 30वें दिन आपसे पहले दिन का पूछूंगा, नहीं बता पाओगे। फिर क्या यूज है उसका? कोई यूज ही नहीं है। तो सिमिलरली सेम अप्लाइज ऑन एक्सपीरियंशियल एजुकेशन। एक्सपीरियंशियल एजुकेशन में बड़े आराम से चलती हैं चीजें, ठीक है ना? आज अगर एडजेक्टिव चल रहा है ना, तो द एडजेक्टिव टॉपिक्स इंडिविजुअली विल टेक नेक्स्ट 7 days, ठीक है ना? बच्चे को बड़े सिस्टमेटिक तरीके से बताई जाएंगे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, अगर बच्चे को नाउन सिखाना है तो क्या बेस्ट वे हो सकता है नाउन सिखाने का? नाउन सिखाने का तो यही बेस्ट वे हो सकता है कि उनको अलग अलग तरह के नाउन दिखा के उनकी पहचान करवा के उनके उसको बताया जाए कि ये पहचान है इसकी, और जिस किसी का भी कुछ नाम है तो वो एक नाउन है। तब भी कंफ्यूजन रहेगी ना दिमाग में, तो कंफ्यूजन ही रहेगी। अगर हम कंक्रीट एक्सपीरियंसेस की बात करें या रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन की बात करें एक्सपीरियंशियल साइकिल में, तो अगर हम थोड़ा सा डीप डाइव करें तो हम बच्चों को एक एक्टिविटी देंगे कि जाओ अपना फ़ोन लो और 10-15 फोटोज़ कैप्चर कर लो रेंडमली। उन फोटोज़ में आपको जो जो दिख रहा है सब नाउन है। एवरीथिंग व्हिच हैज अ नेम इज नाउन। जो स्टिल है, क्योंकि फोटोज़ में एक्शन तो नहीं है, वर्ल्ड स्टिल हो गया है। अभी तो मूविंग है, मान लो यहाँ एसी इज ऑन एंड फैन इज मूविंग, तो अगर मैं उसको अपनी आंखों से देखने के लिए कहूँ तो उसको बड़ी सारी चीजें दिखेंगी। अच्छा, पंखा चल रहा है, लाइट ऑन है, तो वो नाउन का मतलब घूमता हुआ पंखा समझ लेगा। हाँ, नाउन का मतलब घूमता हुआ पंखा भी समझ लेगा, ठीक है ना? बट नाउन इज सिंपली जो चीज़ है, मतलब कि जो चीज़ स्टिल है कंक्रीटली आपके सामने, ठीक है ना? तो कंक्रीट एक्सपीरियंसेस तो हम ऐसे ही देते हैं, ओके जाओ फोटो कैप्चर कर लो, अब जो दिख रहा है वो नाउन है। एक्शंस खत्म हो गए ना, सिर्फ सब्जेक्ट रह गया। एक्शंस हमने निकाल दिए उसमें से, क्योंकि फोटो स्टिल होगी। 1 मिनट में समझ में आ गया नाउन। तो ऐसी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इसीलिए टाइम टेकिंग है। हाँ, इसीलिए टाइम टेकिंग है, बिकॉज अब वो बच्चा जाएगा कैप्चर करेगा, हमने बता के छोड़ नहीं दिया, डेफिनेशन नहीं याद करा दी उसको। अब हमने बोला है बेटा जा तू कैप्चर करके आ, फाइंड आउट करने के लिए कहा, ठीक है ना? अब वो 1 दिन तो इसी काम में लगाएगा, अगले दिन आएगा, फिर आगे का एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो इट्स टाइम टेकिंग। नंबर ऑफ टॉपिक्स कम कवर होते हैं, पर जितने भी टॉपिक्स कवर होते हैं वो सब बहुत डेप्थ में होते हैं। वो इतनी डेप्थ में होते हैं कि बच्चे को खड़ा कर लो, उसके बारे में कुछ भी पूछ लो, ही विल बी एबल टू आंसर। मार्क्स कितने लाएगा मुझे नहीं पता। तो जो मार्क्स ही नहीं लेके आएगा तो फिर उस लर्निंग को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शीर्षासन पूछा, मार्क्स तो ले लिया आपने, कौन सी लर्निंग को आप असली लर्निंग मानते हो? वो मार्क्स लिए थे या जो आपने जिसमें करके दिखाएंगे वही असली लर्निंग? असली लर्निंग तो वही है ना, मार्क्स तो टॉपर्स ले ही रहे हैं। एक बात बताओ ना, एक मैकेनिक जो दिन रात कारों का काम कर रहा है, क्या वो जाके ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का एग्जाम क्रैक कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं करेगा ना, लेकिन पता तो उसको सब कुछ है, ही नोज एवरीथिंग। बट कहीं ना कहीं वो थ्योरेटिकल फैक्ट्स को मिस करता होगा ना। हाँ, नहीं तभी तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। उसका थर्ड पार्ट तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है ना। देखो, थ्योरीज को अनइम्पॉर्टेंट नहीं हम कह सकते, इट इम्प्रूव्स योर थिंकिंग एबिलिटी। बिल्कुल, यही एक इंजीनियर में और एक उसमें। हाँ बिल्कुल इंजीनियर और ITI पर्सन में यही डिफरेंस है। इंजीनियर्स आर वेल नोन बाय ऑल द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना? ITI नोज मोर प्रैक्टिकल। बट आजकल के टाइम में अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं तो ये उल्टा है। हमारे जो इंजीनियर्स हैं
वो ना तो थ्योरेटिकली इतना स्ट्रांग हो पाए हैं और प्रैक्टिकल उसका तो खैर वो जो एजुकेशन सिस्टम है ना और जो कॉलेजेस का जो सिस्टम हो गया है वो रीजन है। वो रीजन है क्योंकि जिस सोच के साथ हमने इंजीनियरिंग बनाई हुई है कहीं ना कहीं उसमें फेल हो रहे हैं। वो पर्पस 100% सॉल्व नहीं हो रहा या वो 100% जो है कुछ कॉलेजेस बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। वीआईटी का आपने नाम सुना होगा, वीआईटी बिल्कुल वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छा जबरदस्त। तो कुछ कर रहे हैं जो, और वीआईटी एक तरह से एक्सपीरियंशियल लर्निंग दे रहा है हर चीज की। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, इंडिया के अंदर कहाँ पे आप मानते हो कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग इम्प्लीमेंटेड है या वो उस ट्रैक पे है? कौन ऐसा कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है, कोई पर्टिकुलर जगह भी नहीं है। मैं कहूँ कि बेंगलोर में है, मैं कहूँ हैदराबाद में, मैं कहूँ कलकत्ता में, मैं कहूँ दिल्ली में, मैं कहूँ गुड़गांव में, नहीं आया, मैं नहीं कह सकता। हर जगह मतलब कि अभी मेरी कज़न है और उनको वो अभी शिफ्ट हो गए थे अपना गुड़गांव में, उनका बेटा पढ़ता था, फिर वो शिफ्ट हुए तमिलनाडु में, बट वहाँ उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला एजुकेशन, बिकॉज कह रहे हैं एजुकेशन तो बहुत अच्छी मानी जाती है यहाँ की, बट उसमें कुछ भी एक्सपीरियंशियल नहीं है। वो मतलब कि गुड़गांव की एजुकेशन इज़ फार बेटर स्कूल्स के मामले में, तो बहुत एक्सपेंसिव है बट फार बेटर, बिकॉज यहाँ स्कूल्स का एक अलग लेवल बन चुका है, ठीक है ना, इनका एक अलग ही स्टैंडर्ड बन चुका है, जो कॉन्सेप्ट्स को जिस हिसाब से वो पढ़ाते हैं लेस प्रेशर के साथ, वो एक स्टैंडर्ड बन चुका है एरिया का। तो स्कूलिंग में हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक नॉर्थ इंडिया कर रहा है, बट इफ़ वी टॉक अबाउट कॉलेज एजुकेशन या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, तो फिर नॉर्थ इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्मर नहीं है, उसमें फिर साउथ के कॉलेजेस आ जाते हैं कुछ। अच्छा, आपको लगता है गवर्नमेंट शुड टेक सम इनिशिएटिव्स इस सेक्टर में? इस जैसे अगर हम बात करेंगे एक्सपेरिएंशियल लर्निंग प्रूवन है, मतलब आज के टाइम से नहीं, बहुत टाइम से, अगर हम बात करें अपने पुराने भारत की पुराने टाइम की, वही अर्जुन और वो वाला टाइम, तो एक्सपेरिएंशियल लर्निंग थी, वो सब टोटल एक्सपीरियंशियल थी, वो प्रूवन चीज़ें हैं, उसमें कोई इफ एंड बट सही नहीं। हम लोग कुछ टाइम के लिए भूल गए थे वो चीज़ पे, आज हम दोबारा वहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो डू यू थिंक कि गवर्नमेंट शुड टेक सम इनिशिएटिव्स इन दिस फील्ड? नहीं, गवर्नमेंट तो इनिशिएटिव ले रही है, थियोरेटिकली ले रही है ना, थियोरेटिकली तो इनिशिएटिव्स ले रही है। अभी मैं बताऊं, मेरा एक नोन है और वो एक गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनसे मैं मिला, उन्होंने मुझे अपना पूरा स्कूल विज़िट करवाया, ठीक है ना, मैं नेम बताऊंगा ना मैं प्लेस बताऊंगा, उन्होंने पूरा स्कूल मुझे विज़िट करवाया, बहुत ही शानदार स्कूल बनाया, हर क्लास में स्मार्ट क्लास है, बहुत शानदार एक ऑडियो विजुअल रूम है, बहुत शानदार उनका अपना ग्राउंड है, एवरी फैसिलिटी इज़ देयर। तो मैं उनके साथ बैठा था, तो मैंने पूछा उनसे कि सर काफ़ी अच्छा स्कूल बना लिया, लगता है मतलब कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे होंगे आप लोग। तो उन्होंने बताया कि हाँ हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक बारी तो उन्होंने कहा चलो ठीक है चाय पीते हैं, तो चाय पीने हम लगे। तो मैंने पूछा कितने बच्चे आ जाते हैं, उन्होंने कहा कि 120 के अराउंड स्टूडेंट्स हैं। इतना बड़ा कैंपस है यहाँ, तो 2,500-3 हज़ार बच्चा आराम से पढ़ सकता है, ओनली 120 स्टूडेंट्स। कह रहे आप थोड़ी देर यहाँ रुक जाओ, आपको सब स्टोरी समझ में आ जाएगी। तो थोड़ी देर में मैं क्या देखता हूँ कि मतलब कि कोई स्टाफ है ही नहीं वहाँ, जितना स्टाफ तो बहुत है स्कूल में, पर जितना स्टाफ है, किसी को जनगणना में लगा रखा है, किसी को पता नहीं कितनी चीज़ें हैं, किसी को FIRs के लिए लगा रखा है, मतलब कि जो क्राइम हो जाते हैं लोकल एरिया में उस पर लगा रखा है, किसी को किसी चीज़ पे लगा रखा है, किसी को किसी चीज़ पे लगा रखा है। सब लोग एजुकेशन के अलावा, टीचिंग के अलावा बहुत कुछ बाकी सब कुछ कर रहे हैं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं। इतना अच्छा वेल मेंटेन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आपने दे दिया, टीचर भी दे दो भाई, ठीक है, तो थियोरेटिकली तो बहुत कुछ हो रहा है। क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा आज भी गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ता है, और अगर वो गवर्नमेंट की तरफ से एक सीरियस इनिशिएटिव अगर आए, वहाँ से एक सीरियस अप्रोच अच्छी आए, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो टॉप से तो देखो सीरियस अप्रोच है, बट बॉटम लेवल पे क्या हो जाता है वो किसी की समझ में ही नहीं आता। CBSE बहुत ट्राई करता है, CBSE रेगुलर प्रोग्राम चला रहा है एक्सपीरियंशियल एजुकेशन को प्रमोट करने, तो रेगुलर बेसिस पे CBSE एक्सपीरियंशियल एजुकेशन को प्रमोट करने के प्रोग्राम चला रहा है, बट वही है ना, ग्राउंड लेवल पे चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट हो रही हैं, उन रिसोर्सेज को कहाँ कैसे यूटिलाइज कराया जा रहा है, वो बहुत मायने रखती हैं। और ये हो रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में अनफॉर्चुनेटली, मतलब कि टीचर को ही क्यों इतने काम तुमने दिए हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अरे भाई डॉक्टर्स को दे दो ना काम, डॉक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
डॉक्टर्स को मत भगा देना आप, क्योंकि अभी क्या है ना तभी मैंने बोला डॉक्टर्स को अगर दोगे ना गवर्नमेंट को पता है जूते पड़ेंगे और लेकिन टीचर्स को अगर आपने लगा दिया ना तो गवर्नमेंट को पता है कि यहाँ लोगों में टॉलरेंस लेवल बहुत ज्यादा है। उसका दोषी कौन है? हम लोग। टीचर्स के मामले में हम टॉलरेंट हैं। क्यों हैं हम टॉलरेंट? जितनी एक्चुअली हमारी साइड से ना मुझे ऐसा लग रहा है डिमांड नहीं है उस लेवल की। डिमांड नहीं है ना, तभी तो टीचर्स को लगा दिया जाता है भाई। वही मैं कह रहा हूँ, डॉक्टर्स को क्यों नहीं लगाते भाई इन कामों में? वो भी तो पब्लिक सेक्टर यूनिट है ना सारी। हाँ, गवर्नमेंट ओन्ड है बिल्कुल। उनको लगा दो, देखो लोग खड़े होंगे हाथ में चप्पलें लेके। तो बेसिकली मर गया जी, मेरा बच्चा मर गया जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी। खुद भी हम इसके जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं। देखो अल्टीमेटली कुछ भी होता है, अगर दर्शक है तो दर्शन है, बड़ी सिंपल सी बात है। हाँ, ये चीज़ वैसे पिछले कुछ टाइम से हमने देखी है, जहाँ पे लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है वहाँ पे रिजल्ट्स इम्प्रूव हुए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ओशो ने तो बड़े साफ अपने शब्दों में उसमें बोला कि कह रहे कि दर्शन तभी है क्योंकि दर्शक है। अगर आप कुछ देख रहे हो तो इसलिए देख रहे हो ना क्योंकि आप देखना चाहते हो। आप हर चीज का ठीकरा दूसरे के सर पे नहीं फोड़ सकते। अगर आप देखना ही नहीं चाहते तो आपके लिए बड़े सारे ऑप्शंस हैं ऑप्शंस, बट आपको मिसमैनेजमेंट दिख रहा है इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप उसके पार्ट हैं। जरूरी नहीं समझते आप, या तो आप उसके पार्ट हैं, आप वो लड़ाई नहीं लड़ रहे। तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स जो मुझे याद है इम्प्लीमेंटेशन में बेस्ट का, तो वो है यूपीआई का इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो हमारी डिमांड थी या वो हमारी ज़रूरत थी, तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, डिमांड और ज़रूरत से ज़्यादा जो मैं उसमें चीज़ देखता हूँ, उसमें जो नीम कुटीन दी गई ना और जो डंडे के दम पे वो इम्प्लीमेंट करवाया गया नोटबंदी के साथ, तो वो चेंज एक्सेप्ट हुआ। अदरवाइज हम लोग इतने जिद्दी किस्म के इंसान हैं कि हम चेंज इतनी आसानी से एक्सेप्ट करते नहीं हैं। शायद इसीलिए जो एक्सपेरिएंशियल लर्निंग है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो डिले हो रहा है वो मे बी आप इसको इसके साथ लिंक कर सकते हो। देखो लिंक तो होता है ना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, स्किल एजुकेशन पर, स्किल इंडिया पर गवर्नमेंट ने 12,000 करोड़ रुपया खर्च किया। इतना बड़ा बजट खर्चने के बाद भी ग्राउंड लेवल पर स्किलिंग नहीं हो पाई। जो सर्टिफिकेशंस दिए गए उनकी कोई मार्केट में वैल्यू नहीं थी, इंडस्ट्री वाले उसको पूछते नहीं थे क्योंकि सबको पता था वो सर्टिफिकेशन कैसे दिए गए, वो उसमें ठीक है सिर्फ फॉर्मेलिटीज पूरी। लेकिन अब अचानक से उन सर्टिफिकेशंस की वैल्यू बढ़ गई है क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर्स में कह दिया है कि भाई ये जो कौशल रोजगार के तहत जो नौकरियां लगाई जा रही हैं, इसमें जिन लोगों ने वो सर्टिफिकेट लिया है कुछ टेक्निकल स्किल्स में, तो उन सर्टिफिकेट्स को कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत अहमियत दी गई है। अब लोग वापस से जाग रहे हैं कि वो सर्टिफिकेट किसी तरह से मिल जाए। जिनके खो गए हैं वो उनको ढूंढ रहे हैं, जिन्होंने इंस्टीट्यूट से लेने ही नहीं गए थे, जो लोग या जिनको पता ही नहीं था कि हमारा कोर्स किस हिसाब से हुआ है या क्या है, वो इंस्टीट्यूट पे जा रहे हैं और उनको कह रहे हैं सर्टिफिकेट। अब 4 साल 5 साल पुरानी बात है, किसी के पास सर्टिफिकेट है भी नहीं इंस्टीट्यूट वाले के पास भी देने को। तो अब अचानक से जब गवर्नमेंट ने फोर्सफुली कुछ रिजल्ट्स दिखाने शुरू करे हैं कि भाई उस सर्टिफिकेट की वैल्यू है। देखो स्केलिंग तो किसी की नहीं हुई उसमें, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब लोग जानते हैं कि ग्राउंड लेवल पे क्या हुआ, नहीं सीखा कुछ। बट यस सर्टिफिकेट की कहीं ना कहीं वैल्यू अब गवर्नमेंट बना रही है जबरदस्ती की, ताकि लोग ये ना कहें भाई वो किसी काम नहीं है। ठीक है, तो फोर्सफुली ही इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। कोई भी चेंज जब बड़े लेवल पे चेंज होता है ना, तो उसको फोर्सफुली ही इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अदरवाइज बड़ा मुश्किल है चेंज को एक्सेप्ट करना। वो जो चीजें इतनी पुरानी चलती आ रही हैं उसको बदलना बहुत मुश्किल। आज भी चल रही हैं सब चीजें, जो हमारे रूढ़िवादी विचार हैं, हमारे अंधविश्वास हैं, वो आज भी ऐसे कैसे चल रहे हैं। उनमें अगर थोड़ा सा भी चेंज करने की हम कोशिश करते हैं, किसी को कुछ कहते हैं तो सब नाराज हो जाते हैं कि भाई नहीं, व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट चेंज। तो इसीलिए एक्सपेरिएंशियल लर्निंग की अगर हम बात करें तो उसमें भी हमें ये चेंज जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट कर लेंगे उतना जल्दी जो है डेवलपमेंट। देखो बड़ी सिंपल सी बात है वही मैंने कहा कि इंडिविजुअल के हाथ में बहुत कुछ है। अगर इंडिविजुअल चेंज एक्सेप्ट करना चाहे तो उसके पास खुला मैदान है, ठीक है ना। कलेक्टिव चेंज विल टेक टाइम। इंडिविजुअल अपने आप को चेंज करके आगे बढ़े। हम लोग ग्राउंड लेवल पर उसके लिए एफर्ट लगा रहे हैं और ग्राउंड लेवल पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने की ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं सोच रहा था कि जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो थियोरेटिकली ले रही है या प्रिटेंड कर रही है लेने का, ठीक है,
तो वो प्रोसेस जो है ना अभी वो चलो पैरेलल हम उसको चलने देते हैं। हम हमारी और आपकी जैसे हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस रन कर रहे हैं, आप भी रन कर रहे हो, और भी हमारे साथ जो स्मार्टो के साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए हम कैसे थोड़ा इजी कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि देखो अब गवर्नमेंट जब इशू इम्प्लीमेंट करेगी तो आप ये मान सकते हो कि 80% के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हम और आप या हमारी जो पूरी फैमिली है, या और स्मार्टो की मैं बात करूं, उसके अलावा भी जो लोग इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग प्राइवेट एजुकेशन किसी ना किसी तरीके से जो है ना स्प्रेड कर रहे हैं, तो वो भी अच्छा ही काम है। देखो उनके लिए तो बड़ी सिंपल सी बात है ना, गाइडेंस चाहिए। गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस वो चाहिए, और गाइडेंस के लिए तो हम काम कर ही रहे हैं ना, हाँ, दे रहे हैं गाइडेंस इसी के ऊपर ग्राउंड लेवल पर। मैंने आपको यही बोला कि ग्राउंड लेवल पर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने स्कूल्स में, अपने इंस्टीट्यूशंस में। ग्राउंड लेवल पे तो चीजें इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं, और साथ में जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी गाइडेंस का पूरा सेट, उनको कुछ मिलेगा आपसे कि हाँ, कैसे उनके लिए गाइडेंस का पूरा सेट हम तैयार कर रहे हैं कि कैसे उनको स्टेप बाय स्टेप परस्यू करना है, कैसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टूडेंट्स तक पहुंचानी है। हमारा एक ही टारगेट है कि भाई ग्राउंड लेवल तक चीजें पहुंचे। तो व्यूअर्स मैं आपको एक चीज़ हमने लास्ट में डिस्कस की थी कि सर ना सिर्फ अपने स्कूल में अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बल्कि आप लोगों के लिए भी एक ऐसा कंटेंट बना रहे हैं, और आई थिंक काफ़ी उसमें हद तक आप कंप्लीट भी कर चुके हो उन चीज़ों को। नहीं, चीजें चल रही हैं अभी, तो कंप्लीट तो कभी हो ही नहीं सकता। मतलब तो नेवर एंडिंग प्रोसेस को कब तक वो मिल सकती हैं? नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अभी जनवरी से हम अपडेट्स देना स्टार्ट कर देंगे उसकी, तो जनवरी से कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे इंस्टीट्यूशंस को भी मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये एक एफर्ट है, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, जुड़े रहिए। हाँ, बहुत अच्छा। मैं तो आपको ये बोलूँगा कि बहुत अच्छी सोच के साथ आप उतरे हैं, और जिस संकल्प के साथ आप उतरे हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि वो बहुत जल्दी पूरा होने में तो बहुत टाइम लगेगा, बट स्टिल वो इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाए, फेजेस उसके जल्दी स्टार्ट हो जाएं, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारी फैमिली है, उन तक वो कंटेंट, वो सोच बहुत जल्दी पहुँचे, मैं यही आशा करता हूँ। और नहीं पहुँचेगी भी, ऑप्टिमिस्टिक, जुड़े रहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब रखिए, बिल्कुल, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। अपडेट्स ठीक है, एक्सपीरियंशियल एजुकेशन से रिलेटेड जो नॉलेज हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं वो आपको मिले, और साथ में जो भी कंटेंट रिलेटेड जो बातचीत है उसकी भी अपडेट आपको मिलती रहेगी। क्योंकि कंटेंट की बात में हम बार बार इसलिए कर रहे हैं कि देखिए, हम लोग जिस स्ट्रगल से चीज़ें बना रहे हैं, वो चीज़ें आपको शुरू से शुरू ना करनी पड़े। Exactly. वो चीज़ें आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएं, तो वो एक एफर्ट जो है, कलेक्टिव एफर्ट जो है, वो उस वे में है। और ताकि आप लोगों को भी, जैसे एक्सपेरिएंशियल लर्निंग के बारे में क्यूरियोसिटी होती है, हमें सपोज आपने सोच लिया कि करना है, अब करना कैसे है वो आपको मे बी कुछ लोगों को पता हो, मे बी कुछ लोगों को नहीं पता हो, ठीक है। तो वो एक प्लेटफॉर्म पे, कॉमन प्लेटफॉर्म पे आने का मतलब यही है कि आप लोग भी वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे ये लोग इतने एफर्ट्स के बाद पहुँचे हैं। और अगर आप विल रखते हैं एक अपने इंस्टीट्यूट को या अपने आसपास के स्कूल को या एनवायरनमेंट को एक्सपेरिएंशियल लर्निंग बनाने की, या सपोज आप पेरेंट्स ही हैं और आप चाहते हैं कि भाई स्कूल तो जब सिखाएगा तब सिखाएगा, मैं आज से सिखाना शुरू कर देता हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत जल्दी मिलने वाली हैं। सर पूरे उसमें जोश के साथ लगे हुए हैं, और जल्दी ही आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी रिजल्ट को हम यही जो वहाँ से जब ये चीज़ें बनाते हैं तो वहाँ से कुछ चीज़ें निकल के आती हैं, जब ये कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं तो वहाँ से कुछ चीज़ें निकल के आती हैं, वही हम यहाँ पे आके बैठ के आपके सामने डिस्कस करें। देखो अपने इंस्टीट्यूट्स और अपने स्कूल तो रिसर्च के लिए है, बिल्कुल, वहाँ रिसर्च वो आपने लैब बनाई हुई है। दो चीज़ें होती हैं, एक बंदा पहले आता है कैमरे के सामने वीडियो बनाता है, अपनी रिकॉर्डिंग करता है, ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग पहले इम्प्लीमेंट करते हैं, यहाँ पे कुछ भी बात करते हैं तो उसके पीछे एक बेस होता है, उस बेस के बेसिस पर हम यहाँ पे बात करते हैं, उसकी डेप्थ में हम जाते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग ऐसे कोई ये नहीं कि भाई बातचीत ही कर रहे हैं, सिर्फ डिस्कशंस नहीं कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन एक्सपेरिएंशियल लर्निंग के ऊपर। बीच में बहुत सारी चीज़ें हमने कोरिलेट की जो कहीं ना कहीं से इंटरलिंक थी, उनको हमने जोड़ा, और जो डिस्कशन का जो आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। लेकिन सिर्फ ये एपिसोड ख़त्म हुआ है, जर्नी बहुत लंबी है। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपके साथ, एक कुछ नई फाइंडिंग्स लेके, कुछ नई ऑब्जर्वेशंस लेके, कुछ नई थ्योरीज लेके, और तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगेन जाने से पहले मैं फिर से बोलना चाहूँगा, जिन लोगों ने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें,
ठीक है, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहें हमारी जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने चाहने वालों को, अपने जानने वालों को, जो लोग शेयर कर दें ताकि और लोग भी बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।